नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED 4th सेमेस्टर के अंतर्गत 11 नवंबर 2020 को पूछे गए अंग्रेजी पेपर का हल लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इस पेपर में पूछे गए हैं वो हमारे पिछले अंग्रेजी के जो मॉडल पेपर्स थे मैंने आपको बताए थे उनमें से ही पूछे गए हैं। अगर आपने सारे मॉडल पेपर देखे होंगे तो ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें जितने जो मान चलिए 80% जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन मैं अपने मॉडल पेपर में सॉल्व करा चुका हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने एक एक आंसर मैच करा लीजिए कि आपके कितने आंसर यहां पर सही हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ 1 and 2, लेटर पैटर्न। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो बोथ 1 and 2 में आएगा, यानी वर्ड पैटर्न को भी रिलेट करता है और सेंटेंस पैटर्न को भी रिलेट करता है। अगला जो प्रश्न है, ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स मी, तो यहाँ पर ग्रेट अफेक्शन के साथ सदैव फॉर का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, विच प्राइमरी स्किल्स आर बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने सही होगा, रीडिंग एंड राइटिंग। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? सब्सटीट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड या फिर नेचुरल। देखिए, ये सब तो अलग अलग मेथड हैं पढ़ाने के। यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है यही डायरेक्ट मेथड का नाम है, तो ये आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड का जो दूसरा नाम है वो है नेचुरल मेथड। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, बी वेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, बी वेयर ऑफ डॉग्स। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राम राइट से लेटर, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है राम हैज़ रिटन ए लेटर, तो आपका सही है, आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, वरना आपका गलत है। राम हैज़ रिटन ए लेटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दे रखी है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन प्रेफर कॉफ़ी देन मिल्क। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कई बार मॉडल पेपर में समझाया है कि प्रेफर के साथ सदैव टू लगता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, मोहन प्रेफर्स कॉफ़ी टू मिल्क। ठीक है, अभी जो मैंने कल ही मॉडल पेपर अपलोड किया उसमें भी मैंने प्रेफर आपको समझाया था, प्रेफर के साथ सदैव टू लगता है। पवन इज हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर कंजक्शन लगाना है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो पवन है वो हैंडसम है और इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर हम एंड लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड जो सेंटेंस है वो कैसा है, इम्परेटिव है या एक्सक्लामेटरी है? तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर निर्देश दिया जाता है, और मार्च फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो, यहाँ पर एक तरीके से निर्देश दिया जा रहा है, तो ये जो सेंटेंस होगा वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जगह ही इज़ पुअर कॉमा लगा देंगे, ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब बात करें प्रश्न संख्या 11 की, कि कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज़ जेंटल। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस? इसका हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज किया गया है। बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज़ जेंटल को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो 12वां प्रश्न संख्या में बता रहे हैं कि आपको इडियम एंड फ्रेजेस के मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर जो पहला है, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसा काम करना जिसके 2 नतीजे निकले। तो अगर इसका अंग्रेजी में अगर हम इसका मीनिंग बताते हैं तो इसका अंग्रेजी में मीनिंग होगा टू डू 1 थिंग विच विल अचीव 2 रिजल्ट्स। ठीक है, ये आपका हो गया पहले वाले का। और जो अगला है, नो पेन नो गेन, तो इसका क्या मीनिंग होगा? नो पेन नो गेन का मतलब ये है कि अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए, अगर कोई लक्ष्य आप पाना चाहते हैं तो उससे पीड़ित होना ज़रूरी है।
ठीक है। अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें कि कैसे लिखेंगे, तो सफरिंग इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। सफरिंग इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, इसका मतलब यह है किसी लक्ष्य को पाने के लिए उससे पीड़ित होना जरूरी है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर वन वर्ड लिखना है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, मतलब एक कंट्री का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे कंट्री में क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एम्बेसडर। अगर आपने एम्बेसडर लिखा है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वन हु बिलीव्स इन फेथ, तो इसका क्या होगा, इसका होगा फैटलिस्ट, FATALIST। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, fill in the blanks by selecting appropriate conjunction from the brackets. I called him but he did not answer. Work hard or you will be punished. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट थे, जो भी वन लाइनर थे या वन वर्ड वाले थे, वो सब मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जितने भी प्रश्न के उत्तर सही हुए हैं नीचे में कमेंट में बताइए कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं। सिर्फ आपका इतना काम है और कुछ नहीं आपको करना। तो आप नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ ये हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपको लगातार देते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।